हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चलेंगे जहां स्वर्ग से हवा आती है, तो वह है आपका केदारनाथ, जहां नाथों के नाथ विराजमान है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, भोले बाबा का ऐसा कोई भी भक्त नहीं हो सकता जो इस वीडियो को इग्नोर करे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है बाबा के धाम जाने के लिए, परंतु फिर भी बहुत से लोग बाबा के पास नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम आपको बाबा के दर्शन आपके मोबाइल पर ही करा देते हैं। और यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि लोगों को बाबा के दर्शन अपने घर पर ही हो जाएं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जोर से बोलिए हर हर महादेव। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रेन की, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ऋषिकेश तक सारी ट्रेनें नहीं जाती हैं, कुछ ही ट्रेनें जाती हैं। तो दोस्तों, आप अपने अपने शहरों से हरिद्वार या देहरादून की डायरेक्ट ट्रेन देख लीजिए। यदि आपको अपने शहर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली से भी चेंज करके आ सकते हैं। ट्रेन से आप ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून तक का ही सफ़र कर सकते हैं। बाकी का सफ़र आपको बस से ही करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको तीनों ही जगह से बसें आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए यदि आपका माध्यम फ्लाइट से है तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का पड़ेगा। दोस्तों, फ्लाइट का सफ़र भी आप देहरादून एयरपोर्ट तक ही कर पाएंगे, उसके आगे का सफ़र आपको बस से ही करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको 230 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर मैं देहरादून से सोनप्रयाग की बात करूँ तो वो लगभग आपको 245 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग की बात करूँ तो वो आपका 210 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सोनप्रयाग पहुँचने के लिए जो हम बस लेंगे उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो दोस्तों, आपको बसें मॉर्निंग में 5 बजे से इवनिंग में 7 बजे तक बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बस का टिकट आपको कहाँ से लेना है। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपना टिकट ले सकते हैं। अन्यथा आप बस स्टैंड जाकर वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपको ऋषिकेश और देहरादून से भी बड़े आराम से टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी पसंद का सीट चाहिए तो आप ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक कर लें। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि सोनप्रयाग तक का किराया कितना लगेगा बस का, तो दोस्तों अगर आप स्टेशन के बाहर से ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपका ये 300 से 350 रुपये प्रति व्यक्ति के आसपास पड़ेगा। और यही टिकट आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको ये 450 से 550 के आसपास पड़ जाती है। दोस्तों, अगर मैं सेमी स्लीपर बस की बात करूं तो आपको ये ऑफलाइन 450 से 550 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 650 से 750 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से कोई भी स्लीपर बस नहीं चलती है। चलिए दोस्तों, अब हम सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमको 8 से 9 घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग तक ही अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही पार्किंग एरिया में लगानी पड़ेगी, जिसका किराया आपको 100 रुपये पर डे देना होगा। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी केदारनाथ आने का प्लान करें तो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। अन्यथा कभी कभी रजिस्ट्रेशन फुल होने के बाद आप बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि बेस्ट सीजन कौन सा होगा केदारनाथ आने का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केदारनाथ हमारा 6 से 7 महीने के लिए ही खोला जाता है, जो कि अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और अक्टूबर या नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही जाएं। इस टाइम आपका बजट भी कम आएगा और आपको भीड़ भी काफ़ी कम मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं मई या जून की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टी का सीज़न होता है, तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। दोस्तों, वहीं आप जुलाई या अगस्त में जाते हैं तो वहाँ इस टाइम कभी भी वर्षा हो जाती है, जिससे आपको यात्रा में उतना आनंद नहीं आएगा। और दोस्तों, पीक सीजन में वहाँ खाने पीने और रुकने का चार्ज भी डबल से ट्रिपल हो जाता है। इसलिए आप सितंबर से अक्टूबर में जाइए, क्योंकि इस टाइम आप आराम से दर्शन कर लेंगे और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आएगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं तो आपको वहाँ होटल्स 800 रुपये से 1000 रुपये में मिलेंगे। आप थोड़ा बहुत कम भी करा सकते हैं अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो।
यदि आप मई या जून में जाएंगे तो आपको होटल्स 3 से 4 हज़ार रुपये में पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है डोरमेट्री का। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपको बहुत सारे डोरमेट्री मिल जाएंगे जिसका आपको 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये बजट भी ज़्यादा लग रहा है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है हॉल का। आपको सोनप्रयाग में हॉल भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको गद्दे, तकिए और एक रजाई दे दी जाएगी और 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको देना होगा। दोस्तों, रही बात सामान रखने की, तो वहाँ पर आपको क्लॉक रूम भी दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख के लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सोनप्रयाग से निकलते हैं गौरीकुंड की तरफ। यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वह है 5 किलोमीटर। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको कैसे पहुँचना है तो वो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है घोड़ा खच्चर का। आप सोनप्रयाग से ही घोड़ा खच्चर ले सकते हैं जिसका किराया आपका 2000 से 2500 रुपये तक का लगेगा मंदिर तक का। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका प्राइवेट टैक्सी जो कि 30 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा और आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। फिर आप वहां से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ पर श्री गौरी माता का मंदिर है तो आप यहाँ जाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इसी के पास पड़ता है तप्त कुंड जिसमें हमेशा ही गर्म पानी आता है, तो आप यहाँ जाना भी ना भूलें। दोस्तों, जहाँ पर आपको बोलेरो या सूमो ड्रॉप करेगी वहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर ये दोनों ही जगह पड़ती हैं, तो आप अपनी पैदल यात्रा यहीं से स्टार्ट करें। 90% लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता होता है तो वो इसे मिस कर देते हैं। आप बिल्कुल भी ना करें, इसलिए तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी प्लान करें तो आपकी कोई भी जगह मिस ना हो, क्योंकि बार बार कोई भी नहीं जा पाता। इसलिए हम अपना कीमती समय आप लोगों के लिए देते हैं ताकि आपको यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आप मई या जून में जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा बोलेरो या सूमो की लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑक्सीजन में आ रहे हैं तो आपका नंबर सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑक्सीजन में आएँ और आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग निकलें, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में आप प्रस्थान करें गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर की है जिसमें आपको पैदल चल के जाना है। तो जब आप गौरीकुंड सुबह पहुंचेंगे तो आप आराम से शाम तक केदारनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड पहुंचने के बाद घोड़ा खच्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको 1800 से 2000 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों, गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी ले सकते हैं जिसका किराया लगभग 4000 से 5000 रुपये के बीच में पड़ेगा। दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप गौरीकुंड से एक लाठी ज़रूर खरीद लीजिए जो कि आपको 20 से 30 रुपये में मिल जाएगी, जिससे आपको यात्रा में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले आपको एक जगह पड़ेगी फाटा, तो आप वहाँ पर उतर जाइए और फाटा में ही आपका काउंटर बना हुआ है, तो आप वहाँ से आप टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों, टिकट के अगर फेयर की बात करूँ तो आपका 6000 रुपये राउंड ट्रिप का होता है, यानी कि अगर आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हैं और वहाँ दर्शन करके वापस लौटना चाहते हैं तो उसका एक व्यक्ति का जो किराया है वह आपका 6000 रुपये पड़ जाता है। दोस्तों, यदि आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको हेलीकॉप्टर की टिकट ऑफलाइन ना मिले, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पैदल यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों, पैदल यात्रा में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल भी बने हुए दिखाई देंगे, तो आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं। अगर आप फोटो शूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस 16 किलोमीटर की यात्रा का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, पैदल यात्रा के दौरान आपको कुछ पुराने मार्ग दिखेंगे जो कि 2013 में जो आपदा आई थी उसमें बह गए थे, तो कहीं कहीं आपको वो पुराने मार्ग भी देखने को मिलेंगे, परंतु अभी आप नए मार्ग से यात्रा करेंगे। दोस्तों, रास्ते में आप चाय नाश्ते का आनंद लेते हुए भी चल सकते हैं। आपको जगह जगह पर टी स्टॉल और खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर वॉशरूम भी मिलते रहेंगे। जगह जगह पर वहाँ फर्स्ट एड सेंटर भी मिलेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की
कोई भी समस्या है तो आप वहां जाकर भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों, ये यात्रा आप 7 से 8 घंटों में बड़े ही आराम से कर लेंगे। दोस्तों, केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर पहले एक बेस कैंप पड़ेगा। उस बेस कैंप में ही आपके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, अब बात आती है कि बेस कैंप में रुकने के लिए हमको किस तरह से बुकिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, बेस कैंप में ही हमारा GMVN का यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, तो उस गेस्ट हाउस में भी आप रुककर रात गुजार सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पर बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे हुए होते हैं। उस टेंट में टोटल 10 बिस्तर होते हैं और 300 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज रहता है। तो अगर आपको टेंट मिल जाता है तो आप 300 रुपये देकर वहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है हट का। दोस्तों, हट में 10 बेड का अरेंजमेंट होता है और उसका किराया 750 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। वहीं तीसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है हट हाउस का। हट हाउस में भी आपको 6 बेड मिलेंगे। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो आप वो 6 बेड एक साथ भी ले सकते हैं, जिसका किराया 990 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। दोस्तों, बेस कैंप में अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो आपको वहां 100 रुपये में नाश्ता और 200 रुपये में खाने की थाली मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप मंदिर के पास प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, परंतु प्राइवेट रूम आपको कॉस्टली पड़ेंगे। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ मई या जून में आ रहे हैं तो आपको यहाँ रूम मिलने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। इसलिए आप स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करके ही आएँ। दोस्तों, यदि आप 5 से 6 बजे तक बेस कैंप पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले आप अपना सामान रख के फ्रेश होकर केदारनाथ स्वामी के दर्शन के लिए निकल जाएं, क्योंकि मंदिर का क्लोजिंग टाइम 9 बजे का है। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे भी लाइन में लग सकते हैं दर्शन के लिए। अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रसाद की तो यहाँ पर प्रसाद के 3 प्रकार के रेट होते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये। अलग अलग रेट के अलग अलग पैकेट होते हैं। आप जो भी प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी सी शिला आपको देखने को मिलेगी। ये शिला 2013 की जो आपदा आई थी, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, तो वहाँ से पर्वत से एक बहुत बड़ी शिला यहाँ आकर मंदिर के पीछे रुक गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस शिला के आने की वजह से ही पानी का जो बहाव था वो 2 हिस्सों में बंट गया था, जिससे मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी क्षति नहीं हुई थी। तो दोस्तों, भगवान की सब महिमा होती है कि पत्थर का बीच में आना और पानी का 2 भागों में बंट जाना। हालांकि 10 फीट तक पानी मंदिर के अंदर गया था, वो भी 1 घंटे में बाहर हो गया था। तो वो शिला का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड भी है, तो आप यहाँ से जल अपने घर ले जाना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप शाम 5 बजे के बाद यहाँ आते हैं तो आपको बाबा के दर्शन दूर से ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के आप नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो वो आप शाम 5 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे, आपको दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। अगर आप नज़दीक जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे लाइन में लग जाइए और बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अगर मैं आरती के समय की बात करूं तो वो 2 टाइम होती है, एक सुबह 6 बजे और दूसरी शाम को 6 बजे। तो मॉर्निंग में मंदिर 5 बजे खुल जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि हमें वहां कहां कहां विजिट करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं भैरव मंदिर की, जो कि मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आपको वहां पैदल ही जाना पड़ेगा, तो आप वहां जरूर जाइए। कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। दूसरे स्थान की बात करूं तो वो है वासुकी ताल। वासुकी ताल तक की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ती है। वहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो 6 से 7 किलोमीटर की जो दूरी है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। आपको इसमें भी पैदल यात्रा करके ही जाना होता है। तो अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं तो आपको 1 दिन और स्टे करना पड़ेगा, तभी आपका वासुकी ताल कवर हो पाएगा। दोस्तों, तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका गांधी सरोवर। ये आपका मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये यात्रा करने में हमको कितने दिन लगेंगे। दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि आपको 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए लगेंगे, यानी कि आपको 4 दिन का स्टे लेना पड़ेगा।
क्योंकि आप केदारनाथ मंदिर से वापस गौरीकुंड के लिए आएंगे तो भी आपको पैदल यात्रा में 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पर मैंने केवल हरिद्वार से आने और वापस जाने का समय बताया है। आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग समय लगा लें। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कुल खर्चे की। दोस्तों यहाँ पर मैंने खर्चे को 3 भागों में बांटा है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं दोनों तरफ से तो आपका एक व्यक्ति का किराया लगभग लगेगा 3000 से 3500। दोस्तों ये जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो मैं ऑफ सीजन के लिए बता रहा हूँ, वो भी हरिद्वार तक का। और यही आप ऑन सीजन में आते हैं तो आपका खर्चा 5000 भी हो सकता है। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका घोड़े खच्चर का, जिसमें आपको ऑफ सीजन में 7000 से 7500 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ सकता है। और लास्ट में बात करूं दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपका खर्चा 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आ सकता है ऑफ सीजन में। तो दोस्तों ये था हमारा केदारनाथ यात्रा का कंप्लीट विवरण। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और बाबा का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके पुण्य कमाएं, ताकि जो लोग अब तक बाबा के दर्शन नहीं कर पाए हैं वो आसानी से बाबा के दरबार में अपना मत्था टेक सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद मेरे दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो।